नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने देखा था कि 2020 का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर आया था उसका सेट नंबर 1 हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया था, पढ़ा था। ठीक, तो आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया गया है केमिस्ट्री प्रश्न पत्र सेकंड। सेकंड का मतलब ऐसा नहीं सेकंड पेपर है ये, इसका मतलब ये है कि ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इस वजह से मैं करा रहा हूँ किससे आप लोगों को एक थोड़ा सा अभ्यास हो जाए जनरल, और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू वे में आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक बार जो मैंने आपको ये सारे प्रश्न नंबर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न जितने थे सबको बोर्ड पर उतार दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चालू करूँ। ठीक है, आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या है कि इस प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी खंड है सब में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से कोई एक विकल्प सही है, जो आपको सबसे सही आंसर लगता है उसको छांट करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कोई ठोस है जिसका नाम क्या है, ठोस ए है। ठीक है, कोई ठोस है उसका नाम ए है। कह रहा है यह एक अति कठोर ठोस तथा गलित रूप में विद्युत रोधी है। कह रहा है यह बहुत कठोर है और ठोस और गलित रूप में कैसा है, विद्युत रोधी है, और बहुत उच्च ताप पर पिघल जाता है। अत्यधिक उच्च ताप पर क्या कर जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, यह किस प्रकार का ठोस है, आपसे पूछा गया है कि जो ठोस ए है इसकी इतनी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, यह किस प्रकार का ठोस है। ऑप्शन दिया गया है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा है कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ठोस ए है जिसके बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज दे करके पूछा गया है कि किस टाइप का ठोस है, तो ना तो दोस्तों वह आणविक है, ना आयनिक है, ना धात्विक है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के खाक सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 विलयन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। ठीक है, पहला क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, लेकिन आपके जो है क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे इसका नाम लिखा गया था, इस वजह से मैंने लिख दिया कि इस तरीके से करने से भी आपको जो है केमिस्ट्री की चीजें आसान हो जाती हैं, बार बार रिवीजन होता रहता है, फार्मूला वगैरह नहीं भूलता। पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है यूरिया। देखिए यूरिया का ऐसा नहीं, मुझे आ नहीं रहा था, यहाँ स्पेस कम था इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो अगर आप लोग यूरिया का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए NH2CO NH2। क्या लिख लीजिए, NH2CO NH2। देखिए यहां पर पूछ रहा है न्यूनतम हिमांक वाला विलयन, तो ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका हिमांक क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, पोटेशियम सल्फेट के विलयन की होगी। ठीक है, हिमांक की वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, पोटेशियम सल्फेट के सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ग सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां कह रहा है 4 रंगहीन लवणों के विलयन है जिसको पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कह रहा है 4 रंगहीन लवण का विलयन है, उसको जो है अलग अलग परख नली में रखा गया और उसमें जो है तांबा की एक पट्टी को, प्रत्येक में जो है एक तांबे की पट्टी को डुबोया गया। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा, मतलब जो चारों विलयन है, ठीक है, लवण के, रंगहीन लवण के विलयन है, उसको जिस परख नली में रखा गया है उस परख नली में एक तांबे का जो है पट्टी डिप किया जा रहा है और पूछ रहा है कि लास्ट में किसका जो विलयन होगा वह नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस, कैडमियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसका विलयन अंत में नीला हो जाएगा, तो नीला उसी का होगा जिसको विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा, यहाँ तांबा लिखा गया है, तो आपको पता है, ठीक है, तांबे से जो है जो ऊपर रहेगा वह तांबा जिसके ऊपर रहेगा उसी को तो विस्थापित कर पाएगा, तो यहाँ पर जो है जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ
यहाँ पे सब में नाइट्रेट है, लेकिन आप देख रहे हैं ये लेड, ये सिल्वर, ये कैडमियम, ये जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक क्या है, आपके तांबे से नीचे उपस्थित होता है, बाकी जितने होते हैं जिंक तांबे से ऊपर है, चाहे कैडमियम, चाहे आपका सिल्वर, चाहे आपका जो है लेड आ जाए, ये सभी तांबे से ऊपर उपस्थित होते हैं। इस वजह से सक्रियता श्रेणी में ऊपर होते हैं, इस वजह से जो है इसको जिंक को विस्थापित नहीं कर पाते, इन सभी को विस्थापित नहीं कर पाता आपका तांबा, लेकिन जिंक से जो है तांबा ऊपर होता है, अतः जो है जिंक को आसानी के साथ विलयन से विस्थापित कर लेता है, इसी वजह से इसका विलयन जैसा हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर घ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा। अच्छा, पिछले वीडियो सेशन में जब हम लोगों ने बात किया था सेट नंबर 1 की, तो वहां से अगर आपको याद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, शून्य कोट की अभिक्रिया है, पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जाए शून्य कोट के अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक, वेग नियतांक का मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया वेग नियतांक का मात्रक ऑप्शन दिया गया लीटर पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड और मोल पर सेकंड। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछ रहा है वेग स्थिरांक नियतांक का वेग नियतांक का मात्रक, तो वेग नियतांक का मात्रक होता है मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए, ये कहाँ पे है आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर है। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। वहां पर जो है आपको ये बताया जाएगा, जब आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताई जाएगी, तो वहां पे इसका जो है वेलोसिटी कांस्टेंट जो होता है उसका मान बताया जाता है, साथ ही साथ उसका मात्रक भी निकल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीजें बताई गई हैं। अभी तक आपका जो पहला, दूसरा, ये दोनों जो है फिजिकल केमिस्ट्री का रहा है, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन फिर से आपका फिजिकल का रहा है, पांचवा जो है यह भी फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन, सबसे अधिक क्षारकीय एमीन है, कह रहा है जो आपको दिया गया है इसमें से कौन सा एमीन सबसे ज्यादा क्षारकीय होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिया गया C2H5NH2, दूसरा विकल्प दिया गया CH3 का होल ट्वाइस NH, तीसरा विकल्प दिया गया CH3NH2 और चौथा विकल्प दिया गया C2H5 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, पूछा सबसे अधिक क्षारकीय। ठीक है, देखिए सबसे अधिक कम नहीं पूछा जा रहा, सबसे अधिक क्षारकीय पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे वही तो मोर क्षारकीय होगा। भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब वही सबसे ज्यादा जो है क्षारकीय होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NH3 से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही दो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है अमोनिया से, NH3 से, और एक जो है मिथिल समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NH3 से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 2 जो आपका एथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन 2 एथिल समूह के द्वारा, बल्क ग्रुप के द्वारा हटाए गए, इसलिए जो आपका ये होगा ये अत्यधिक क्षारकीय होगा। ठीक है, अत्यधिक क्षारकीय एमीन होगा। बात समझ में आई? क्योंकि जैसे जैसे ये जो आपका ये ग्रुप जितना ही अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, उतना ही क्या करेगा, ये अधिक क्षारकीय क्षारकता को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखिए विकल्प आपका दिया विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6। ठीक है, अच्छा पिछले बार में आपको राइबोफ्लेविन पूछा गया था। अगर सेट नंबर 1 अगर आपको याद आ रहा हो तो सेट नंबर 1 में आपको पूछा गया था राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक, तो वहां पे आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे आपसे पूछा एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, उसी के जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 6 आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय से आते हैं। तो आप सभी लोगों ने इसको देखा। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का वाला सेक्शन जो है कह रहा है, ये देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, कई कोष्ठिका से प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁸ सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व दिया गया है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जहां पर घनत्व दिया गया होगा वहां पे चाहे मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू दी जाएगी क्यूब में दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मात्रक देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि वह जो है एरिया दिया गया या घनत्व दिया गया, ठीक है। अच्छा 200 ग्राम आगे लिख रहा है 200 ग्राम धातु में कई कोष्ठिकाओं की संख्या, इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी? कह रहा है 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका फार्मूला और इसको लगाने का तरीका दोनों जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया गया है, वहां से आप लोग इसको कैरी अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि भैया क्वेश्चन नंबर 2 का ABC, ठीक है, तीनों ही न्यूमेरिकल हैं। सेट ए में भी था, सेट दूसरे वाले सेट में भी है, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं फिर भी, लेकिन इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, एक बार अभी स्क्रीन पे आपके दिखाया जाएगा क्वेश्चन और पहले भी दिखाया गया, तो आप लोग क्या करिएगा क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर से वहां पर अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट को देखिएगा, फिर से अटेम्प्ट करिएगा, नहीं आता है तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दूसरे का खा है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? ठीक है, गन्ने का शक्कर का अणुभार दिया गया है 342। गन्ने का शक्कर का मतलब क्या हो गया भाई? गन्ने का शक्कर का मतलब क्या हो गया? चीनी का मतलब C12H22O11, ठीक है। इसका अणुभार कितना आएगा? 342 आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन का है, विलियन चैप्टर का है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? ये भी भैया फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो आप लोग जब वहां देखेंगे मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि भैया 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो 3-3 घंटे का आपका वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं बता दे रहा हूँ किस पर्टिकुलर चैप्टर का है, आप लोग वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और इसके बाद इसको लगाइए। अगर नहीं समझ में आता देन कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का खा गा करके आएंगे, ठीक है। घा वाला देख लेते हैं, ब्राउनी गति क्या है? ठीक है, ब्राउनी गति क्या होती है भैया? ब्राउनी गति होती है कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में आप लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो उसके अणु रहते हैं वो आपस में तेजी के साथ इधर उधर जिगजैग मोशन में गति करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। जैसे कोई ये आपका जो है कोई एक बीकर है और इसमें आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इधर 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 ऐसे ऐसे जो है इस तरीके से गति करेंगे, ठीक। और ये क्या करते हैं, जब ये सतह से टकराते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं जब ये सतह से टकराते हैं तभी जाकर के ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो इनका जो जिगजैग मोशन का गति है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति, ठीक है। और खास बात होती है क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन में ही पाया जाता है, कोलाइडल विलयन में ही यह गति पाई जाती है, ठीक है भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहला इसका जो है मोल प्रभाज वाला है, तो ये जो आपके सिलेबस में है नहीं, इस वजह से नहीं कराया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का खा जो है, कोलराउस का नियम क्या है? ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कोलराउस का नियम क्या है, इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का खा आपसे पूछा गया कोलराउस का नियम क्या है, ठीक है। तो कोलराउस के नियम के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया कोलराउस द्वारा, उसमें क्या कहा गया, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार, कह रहा है कोलराउस ने जो नियम प्रस्तावित किया तो उसके अनुसार क्या है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियमन के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा 0
इनफाइनाइट, ठीक है। किस मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा जीरो या लैम्डा नॉट इनफाइनाइट, ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक। तो कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग है, ठीक है। उसके मोलर चालकताओं का कुल योग, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन की अनंत तनुता पर, ठीक। तो बात समझ में आई? तो यहां पर क्या है कि आप देखिए ये मोलर चालकता हो गई, ठीक है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसका जो मोलर चालकता अनंत तनुता पर है तो ये है आपका मोलर चालकता की तनुता एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता, ठीक है। इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनंत तनुता पर। लैम्डा एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर चालकता, ठीक है। तो लैम्डा एम एट इनफाइनाइट, इसका मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या होगी? V प्लस लैम्डा नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। V प्लस मतलब ये चाहे धनावेशित हो या चाहे ऋणावेशित हो, दोनों के जो मोलर चालकता होगी उसका योग होगा, ठीक है। कुल मोलर चालकता जो होगी वह जो है इनफाइनाइट पर, चाहे वह धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, दोनों की जो मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यहां पर एक फार्मूला निकल करके आया, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट इक्वल टू V प्लस लैम्डा नॉट एट इनफाइनाइट प्लस V नॉट लैम्डा नॉट V माइनस लैम्डा नॉट एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका जो है एक आपको फार्मूला निकल के आ गया और यही कोलराउस का नियम कहलाता है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का खा ऐसे आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्या कह रहा है? उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को समझाइए उदाहरण सहित। देखिए उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? जो उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का क्या काम क्या होता है? रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना या परिवर्तित करना, चाहे धीमा चाहे तेज करना, ये आपका कैटालिस्ट का काम होता है। अब कह रहा उत्प्रेरक वर्धक, इसका मतलब उत्प्रेरक जो आप कैटालिस्ट यूज कर रहे थे उसकी जो गति है उसको भी कोई चीज बढ़ा दे, आके इंक्रीज कर दे पॉजिटिव वे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, या जो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। मतलब एक ऐसा जो है, जैसे आप लोग जब याद करिएगा, आप लोग जब बना रहे थे अमोनिया बना रहे थे, आयरन और मॉलिब्डेनम आपका वहां दोनों उपस्थित रहता था, ठीक है। N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, और आप एरो मार्क के ऊपर लिखते थे मॉलिब्डेनम स्लैश में आयरन, वहां पर क्या होता था? उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता मॉलिब्डेनम, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता था, आयरन कैटालिस्ट होता था, लेकिन मॉलिब्डेनम जो होता था उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यूज किया जाता था। मतलब क्रिया की गति को जो उत्प्रेरक तो बढ़ाता ही है, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक क्या करता और तेज कर देता है, ठीक है, और स्पीड में दे देता है, ठीक। तो इसको जो अच्छा उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? जो आपके जो है उत्प्रेरक के प्रभाव को नगण्य कर देता है या रोक देता है, उसको बोला जाता है उत्प्रेरक विष बोला जाता है, ठीक है भैया। चलिए, वैसे ये चीज शायद सिलेबस में हटा दी गई है, फिर भी जो है डिस्कशन हो गया तो कोई बात नहीं, वैसे ये चीज हटाई गई है आपके सिलेबस में, इस बार नहीं है। अच्छा, तीसरे का घा कह रहा है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव क्यों उच्च होते हैं, समझाइए। देखिए भैया, उत्कृष्ट गैसें जितनी होती हैं सबका अष्टक कंप्लीट होता है, इसका मतलब स्थायी एवं पूर्ण होता है। इसी वजह से जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि इनका आयनन विभव अत्यधिक उच्च होता है, ठीक भैया। तो आप लिख दीजिएगा उत्कृष्ट गैसों का जो है उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण एवं स्थायी होता है, अतः इनके वाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह सभी जो है उच्च आयनन विभव वाले होते हैं, ठीक है भैया। चलिए, इसी का घा का दूसरा है आपका नियान के उपयोग लिखिए, ठीक है। नियान का क्या उपयोग किया जाता है? तो भैया अगर किसी को याद हो नियान का उपयोग, एक तो जो है कोहरे वाली लाइटों में, कोहरे को चीरने वाली, कोहरे वाली नहीं, कोहरे को चीरने वाले चीरने वाले लैंप बनाने में, लैंप या लाइट बनाने में, ठीक है।
देखिए अभी आपका ठंडी का समय आ गया है, कोहरा धीरे धीरे 10-15 दिन बाद पड़ना चालू हो जाएगा और उसी कोहरे की लाइट को क्या होगा, चीरने के लिए क्या होता है, जो आपका नियान से युक्त जो बल्ब होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, अगर आपसे कोई और पूछा जाए तो इसका जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक जो हम लोग चौराहे पे देखते हैं, कभी कभी ऐड किया जाता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, ट्यूब टाइप का, ठीक है, और देखते हैं उसमें लाइट जलती रहती है, बढ़िया से सारे अक्षर आपको दिखाते रहते हैं, ठीक है, बढ़िया से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब विज्ञापन। क्या बोलते हैं, ट्यूब विज्ञापन। तो उसमें भी आपका नियान का उपयोग किया जाता है, सजावट वगैरह के काम में भी आपके नियान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हैं होर्डिंग टाइप का कुछ रहता है, उसमें जो है लाइट जलती रहती है अंदर से और आपको चीजें बढ़िया जो लिखी गई रहती है वो दिखाई देती हैं, तो उसमें जो आपका नियान का प्रयोग किया जाता है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी आक्जेलिक अम्ल के साथ अपक्रिया रासायनिक अम्ल। देखिए ये जो है आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण वगैरह नहीं पढ़ना है, इसी वजह से जो है इसको पढ़ाया नहीं गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्या कह रहा है, एथिल अमीन बनाने का रासायनिक, देखिए एथिल अमीन बनाने का ये विधि तो आप लोग जानते हैं, एथिल अमीन बनाने की विधि जो है आपको हमने बता रखी है। अब देखिए आपका जो है इसमें एक रिएक्शन पूछा जा रहा है, एथिल अमीन की क्रिया आप लोग जो है क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ करा दीजिए। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा सेक्शन। चलिए भैया, अब यहाँ पर आपका बोल रहा है एथिल जो है अमोनिया, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एथिल अमीन। ठीक है, तो जब आपका एथिल अमीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करता है, इसको हीट कराया जाता है, तो एक जो है आपको आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है। कैसा होता है, बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलता है, जिसको आप लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, इसी को आप लोग बोलते हैं कार्बिल अमीन, इसी को और क्या बोला जाता है, कार्बिल अमीन बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस अपक्रिया को कार्बिल अमीन या जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोला जाता है इस अपक्रिया को, आइसोसाइनाइड परीक्षण या टेस्ट। ठीक है, इसको इस अपक्रिया का नाम दिया जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपका जो है एथिल अमीन क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इसको हम लोग हीट करते हैं, तो आपको जो है एक बहुत दुर्गंध तीक्ष्ण गंध वाला एक जो है पदार्थ मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसको आप लोग नाम देते हैं कार्बिल अमीन। ठीक है, साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड और जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, दूसरा आपका रिएक्शन दिया गया है नाइट्रस अम्ल के साथ जो है आपके एथिल अमीन की क्रिया, तो ये आपका एथिल अमीन हो गया, ये आपका नाइट्रस अम्ल हो गया। जब नाइट्रस अम्ल की क्रिया जो है एथिल अमीन के साथ कराते हैं, तो इसमें आपको डाइजोनियम लवण जो है एलिफैटिक डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एलिफैटिक रिंग है, ये एलिफैटिक रिंग है। ठीक है, अब एलिफैटिक अमीन अगर क्रिया कर रहा है नाइट्रस अम्ल के साथ, तो एलिफैटिक डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। यह जो है ज्यादा स्थायी नहीं होता है। ठीक है, यह जो है ज्यादा स्थायी नहीं होता, ये क्या होता है, डाइजोनियम लवण है। ठीक है, किसका है, एलिफैटिक है। क्या है, एलिफैटिक है। ठीक है, एलिफैटिक डाइजोनियम लवण। अब यह जो एलिफैटिक डाइजोनियम लवण है, यह ज्यादा स्थायी नहीं होता है, इससे जो है वाटर निकल जाता है और यह फिर एल्कोहल में बन जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन और HCl गैस बना लेता है। ठीक, एल्कोहल, नाइट्रोजन और HCl गैस बना लेता है। कब, जब यह जो हमारा जो एथिल अमीन होता है यह नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो हमारे एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और जो है HCl गैस का निर्माण करता है। बात समझ में आई भैया, तो ये आप लोग जो है दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का जो है हम लोग गा देखते हैं, योगात्मक बहुलीकरण क्या है।
नायलॉन 66 और टेफ्लॉन बनाने की रासायनिक समीकरण उनका उपयोग। देखिए ये जो है पॉलीमर जो है आपका बहुलक जो है चैप्टर हटा दिया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब की बार आने वाला नहीं है, तो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 का घा है पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक, विसंक्रामी, डिसइंफेक्टेंट्स और प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दी। देखिए पूर्तिरोधी पिछले वीडियो सेशन में भी आपका आया था, हमने बताया था पूर्तिरोधी क्या होता है। जब घाव वगैरह लग जाते हैं उस घाव को भरने के लिए जिस केमिकल का, जिस क्रीम का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, डिसइंफेक्टेंट या जिसको विसंक्रामी बोलते हैं। जैसे आप आजकल आप लोग जो हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वह डिसइंफेक्टेंट ही तो है भाई, आपके हाथों को विसंक्रामित करता है, विसंक्रामित करता है आपके हाथों को, क्योंकि आप लोग जब उसको लगाते हैं कहते हैं कि 70% या मोर देन 70% अल्कोहल का कंटेंट अगर उसमें रहेगा तो जो कोरोना वायरस होगा वह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा उससे, तो हमारे हाथों को डिसइंफेक्टेंट करता है। उसके पहले भी हम लोग यूज करते थे बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट, जिससे ऐसे फ्लोर वगैरह को क्लीन करने में या जो है बहुत सारी जगह जब ड्रेसिंग वगैरह किया जाता है तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अगला है प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक, तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक भी एक केमिकल होता है, एक रासायनिक कंपाउंड, मतलब एक रसायन होता है विशेष प्रकार का, तो उसको जो उसका जो है ड्रग जो होती है वो हम लोगों को दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है एंटीबायोटिक से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को जो है मॉलिक्यूलरिटी और जो है ऑर्डर को डिफाइन कीजिए, दोनों में जो है अंतर लिखिए। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया है, ये चीज़ें जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो में आपको मिल जाएंगी, ठीक। फिर अगला है 5 का दूसरा सेक्शन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का दुगना होता है। कह रहा है किसी अभिक्रिया का 3/4 भाग कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह समय उसकी अर्धायु का दुगना होता है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रूफ करना है, तो जो उसका फार्मूला है प्रूफ करने का वो तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग कर ही ले जाएंगे उम्मीद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का खा, ये तत्वों के निष्कर्षण से हेमेटाइट और सिडेराइट वाला, तो ये अब की बार हटा दिया गया तत्वों का निष्कर्षण वाला, ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का गा, उपसह संयोजिक यौगिक के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं तथा निम्न यौगिकों का आईपीएसी नाम। देखिए भैया अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा और ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो सेशन में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पर उसका जो है आप लोगों को सिद्धांत लिखना था और जो उसका आईपीएसी नाम लिखना था। मैंने बताया था कि जैसे ही कुछ मैं अभी आपका डिस्कशन करा रहा हूँ 2020 का पेपर पूरा जो है 7 सेट जब डिस्कस करा ले जाऊंगा उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करूंगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग मूव करते हैं। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की विधि लिखिए। प्राथमिक एल्कोहल के निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल की विरचन विधि तो आप लोग बहुत अच्छे से पता है, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जो आपका दिया गया RCOH की क्रिया किसी प्राथमिक एल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है तो ये जरूर बताऊंगा, ठीक है। जैसे RCH2OH ये क्या है आपका भैया प्राथमिक एल्कोहल है। इस प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा दे रहे हैं, RCOOH के साथ करा दे रहे हैं, RCOOH के साथ करा। अच्छा इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग RCOOH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया, RCOH लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करिए, यहां से H2O बाहर चला गया, ठीक है, यहां से H2O बाहर चला गया। अब बचा क्या, RCH2COOR, क्या बचा RCH2COOR बचा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, एस्टर जो है आपका बन गया, ठीक है।
जब प्राथमिक अल्कोहल जो है आपका प्राथमिक अल्कोहल RCOS के साथ क्रिया करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना भैया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जा रहा है आपका एस्टर का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है, अब जो है HX के साथ क्रिया कराना है, RCH2OH की क्रिया किसके साथ करानी है, HX के साथ करानी है। जब भैया इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो यहाँ से भी तो वही होगा, H2O जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक, और क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड की प्राप्ति हो जाएगी, एल्किल हैलाइड की प्राप्ति हो जाएगी। ये आपका एल्किल हैलाइड ही तो है, और साथ में जो है आपका H2O बाहर निकल जाता है। तो जब आप लोग जो है प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड मिल जाता है और जो है जल आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर का जो है 6 का हो गया पहला सेक्शन। अच्छा, इसमें आर करके दूसरा पूछा गया है अल्कोहल के प्रमुख उपयोग। तो भैया बहुत सारे उपयोग हमने आपको बताए हैं। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट एक आजकल आपके उसमें चल ही रहा है कोविड के दौरान। ठीक है, ये भी तो आपका बहुत बड़ा उपयोग है। बाकी शाम को लोग लेते ही हैं, जानते ही हैं आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं ईंधन के रूप में, ये सारी चीज़ें आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फिनाल की क्रिया कराना है। ठीक है, फिनाल की क्रिया कराना है, चाहे KOH के साथ कराना है, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है, HNO3 और H2SO4 से कराना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला इसमें जो है कह रहा है कि फिनाल की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर, ये आपका जो है फिनाल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिनाल हो गया। इस फिनाल की क्रिया CHCl3 यानी कि ये जो है क्लोरोफॉर्म और किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में कराई जाएगी। जब भैया इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया KOH की उपस्थिति में फिनाल के साथ कराई जाती है तो क्या मिलता है, देखिए आर्थो अथवा पैरामेथिल फिनाल मिलता है। क्या मिलता है, आर्थो अथवा पैरामेथिल फिनाल मिलता है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आपको जो है प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। यह आपका OH, ठीक है, या तो यहां पर जो है आप ये इसको बोल देंगे आर्थो मेथिल फिनाल, क्या बोलेंगे, आर्थोमेथिल फिनाल बोल देंगे। अथवा इसके अलावा क्या मिल सकता है, पैरामेथिल फिनाल बन सकता है, पैरामेथिल फिनाल। तो ये OH और यहाँ पर आपका CH3, इसको बोलेंगे पैरामेथिल फिनाल। ठीक है भैया, पैरामेथिल फिनाल की प्राप्ति हो जाती है जब आपको KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराया जाता है फिनाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका NaOH के साथ क्रिया। ठीक है, NaOH के साथ क्रिया, यह आपका जो है फिनाल हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, NaOH के साथ कराई जा रही है। यहाँ से H, यहाँ से OH दोनों आपस में मिल गए, ठीक, और यहाँ पर H2O बाहर निकल गया। अब जो बनेगा ONA, ठीक है, ये जो है प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शांत HNO3 तथा H2SO4 के साथ। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जो है फिनाल की क्रिया कराई जानी है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका फिनाल हो गया। अब कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जब इसकी क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है, TNT 246 ट्राइनाइट्रोफिनाल। क्या मिलता है,
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो 2 पे ये 1, ये 2, यहाँ पर नाइट्रो 3 और ये 4 पे नाइट्रो 5 और 6, यहाँ पर 6 पे नाइट्रो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। क्या बोला जाएगा भैया? ट्राई नाइट्रोफिनाल बोला जाएगा। कब? कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की क्रिया फिनाल के साथ कराने पर यह चीज प्राप्त होता है। यह है 6 का ऑप्शन वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन आप लोग कर ले जाएंगे अब। ठीक है भैया, ये सारी रिएक्शन अब आप लोग कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिएगा। अब अगला है इसका अथवा खा का एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनाने की सारी विधियों को मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से ब्रीफ कर रखा है। साथ ही साथ इसमें 2 रिएक्शन आपसे पूछा गया है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनेजारो अभिक्रिया। तो दोनों रिएक्शन आपको पढ़ाया है मैंने एल्डिहाइड में। कैनेजारो अभिक्रिया क्या होती है और एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो दोनों आप लोग कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको नहीं आ रहा है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा और वहाँ एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जाएगा और एल्डिहाइड के निर्माण वाले में जाकर के ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसका कॉपर सल्फेट विलयन के। देखिए ये चीज आपकी हटा दी गई सिलेबस से। 7 का जो का सेकंड पार्ट मतलब ऑप्शन वाला आया है, ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाएं देते हुए कीजिए। निम्न के साथ HNO3 की होने वाली क्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 7 का खा जो है आपका ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। इसके हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और बताइए इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है। ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है भाई, एनर्जी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उपयोग तो आई थिंक आप लोग जान रहे हैं, लेकिन हाँ इसका निर्माण विधि और उसकी कुछ क्रियाएं, ये चीज़ आपका जो है बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाया जाएगा। अभी तक वो चैप्टर आपका पढ़ाया नहीं गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चन आपके जो छूट रहे हैं, उस चैप्टर को मैं बस जैसे ही 2020 का ये आपका जो है अनसॉल्व करा करके 7 सेट समाप्त करता हूँ, तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसी का ऑप्शन वाला दिया गया, अथवा वाला दिया गया, विटामिन क्या है, वसा में विलय विटामिन के अणुसूत्र, रासायनिक नाम तथा महत्व लिखिए। इसकी कमी से होने वाले रोग भी लिखिए। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें भी जो है आपका उसी चैप्टर के अंतर्गत है, बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत है। तो इसको भी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखें, सॉरी जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनसे होने वाले रोग, इनका रासायनिक नाम और अणुसूत्र, ये सारी चीज़ें जो हम लोग वहाँ पर तथा DNA और RNA में अंतर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उसमें जब देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। 2 ही चैप्टर आपका बचा हुआ है, एक तो आपका बायोमॉलिक्यूल, दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी सारे चैप्टर आपके जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिकल का आपका जो है एक बार फिर से रिवीजन जल्दी ही फाइनल शॉट होने वाला है, जिसमें आपको एक ही दिन में सारे वीडियो एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जो कुछ समस्याएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू।